कि कानों तक आपकी आवाज इसलिए पहुंचानी जरूरी है कि तख्त पर बैठे लोगों के कान थोड़े बहरे हो गए। भारत माता की वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। बोले बाबा जी 3 दिन इंतजार क्यों किया? मैंने कहा हम भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं। कौरव और पांडवों का जो युद्ध था वो धर्म युद्ध था। भगवान श्री कृष्ण ने लाख समझाया कौरवों को, धृतराष्ट्र को समझाया, शकुनी को समझाया, सारे कौरवों को समझाया। पहले बोले भाई 100 ही गांव दे दो तो भी ये युद्ध टल सकता है। जब उस पर भी नहीं माने तो बोले भाई ये 5 पांडव हैं, खाली 5 गांव इनके रहने के लिए दे दो तो भी युद्ध टल सकता है। ये कह दिया कौरवों ने कि सुजब अग्रमपि न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, तो फिर महाक्रांति का उद्घोष हुआ और चाहे कितने ही बलशाली थे कौरव, पांडवों की विजय हुई। सत्ता पर बैठे लोगों के हाथों में माना कि बहुत ताकत है, वो अपनी ताकत के बल पर जो जतलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारे हाथों में बहुत ताकत है। चाहे उनके पास में कितनी ही ताकत हो, लेकिन लोकतंत्र में असली ताकत 121 करोड़ लोगों की जनता की है। इसी जनता ने तुम्हें सिंहासनों पर बैठाया है और जिस दिन ये जनता बगावत कर देगी उस दिन तुम में से सत्ता पर एक जनता तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। राजनीतिक रूप से इस बात को कह रहा, भौतिक रूप से हम हिंसा के पक्षधर नहीं है। उस दिन तुम्हारी राजनीतिक मृत्यु हो जाएगी जिस दिन जनता को सताओगे, उनका हक नहीं दोगे। अभी जनरल साहब बोल रहे थे सरकार कहती है जनता ईमानदार हो, देश के नागरिक ईमानदार हो, जवान किसान सेना ईमानदारी से काम करें। लेकिन जब जनता ये कहती है कि सरकार भी ईमानदारी से काम करे, तो सरकार यदि मुंह फेरती है तो फिर उनको इस देश पर शासन करने का अधिकार नहीं। सारा देश ईमानदार हो तो क्या सरकार ईमानदार नहीं होनी चाहिए? और जो ईमानदार नहीं है क्या उनको हम पर शासन करने का अधिकार है? लेकिन यह भी बात सुनने के लिए तैयार। कहा जा रहा था इस आंदोलन को कितना जन समर्थन है। इस आंदोलन को जन जन का समर्थन है, हर देशभक्त नागरिक का समर्थन है, बस कुछ बेईमान लोगों को छोड़ करके। सरकार के घोर विरोध के बीच यदि हजारों नहीं लाखों लोग यहां रामलीला मैदान में हैं, तो इस बात का प्रतीक है कि जब सरकार के विरोध के बावजूद यदि हजारों लाखों लोग रामलीला मैदान में आ सकते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में क्या हाल होगा उसका ये अनुमान लगा सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कोई आपका हाथ काटे तो आप काटने देंगे? कोई आपका घर लूटे तो लूटने देंगे? कोई आपकी मां बहन बेटियों पर हाथ उठाए तो उठाने देंगे? लेकिन क्योंकि यहां तुम्हारा घर जमीन तुम्हारी है, मां बहन बेटियां तुम्हारी हैं, उनकी इज्जत आबरू पर तुम आंच नहीं आने दोगे। तो क्या भारत माता हमारी नहीं? और वतन लुट रहा है, भारत माता को नीलाम कर दिया है कुछ चंद लोगों ने, तो क्या लुटने देंगे? तो हम सब मिलकर के भारत माता को बचाएंगे। सब बोलेंगे एक साथ, हम सब मिलकर के भारत माता को। भाई बहनों, मुझे ये बात अब इसलिए कहनी पड़ रही है कि हमने उनसे कहा कि भ्रष्टाचार के ऊपर हमारी 3 मांगे हैं, काले धन के ऊपर हमारी 3 मुख्य मांगे हैं,
व्यवस्था परिवर्तन की भी 3 मुख्य मांगे हैं। नो हमारे यहां पर शुभ माना जाता है, हमने नो मांग रखी। तो कुछ सरकार के मिनिस्टर्स ने, मैंने एक भी किसी मंत्री से बात नहीं की, उन्होंने कोशिश की आंदोलन की कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की। जो भी बात करे जी, ये तो बाबा जी एकदम सच्ची सच्ची बात करे, इसमें तो हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जब ऊपर से पूछा गया तो बोले हम तो इसमें से, नीचे वाले सब कहते हैं तो सारी मांग जायज है तो होनी चाहिए, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि सारी मांगे जायज है तो होनी चाहिए। इसका मतलब जब प्रधानमंत्री कहता है कि सारी मांगे जायज हैं, तो वो कौन लोग हैं जो जायज मांगों को नाजायज बता सकते हैं? क्या वो लोग जायज हो सकते हैं? हमने कहा हमको कोई समझौता नहीं चाहिए, हम अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से, अपने आदर्शों से समझौता करने वाले नहीं। बोले बाबा जी आपकी इतनी मांग तो मान ही लेंगे, आप अपना आंदोलन स्थगित कर दीजिए। मैंने कहा हमारा आंदोलन खाली रामलीला मैदान में नहीं, हिंदुस्तान में तब तक जारी रहेगा जब तक सत्ता पर बैठे नापाक लोगों के नापाक इरादों को हम नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे। ये लोकतंत्र है, इसलिए क्रांति लोकतांत्रिक और हिंसात्मक तरीके से होगी। भाई बहनों, मैंने प्रभात में कहा था, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में इस कांग्रेस को आपत्ति क्यों है, जब उनका काला धन नहीं है? मैं आप सबसे पूछता हूं, काला धन राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होनी चाहिए कि नहीं? क्या तुमने कहीं बाहर पैसा जमा करवाया है? जब आपने पैसा जमा नहीं करवाया है तो आपको क्या आपत्ति? विदेशों में जमा काला धन इसी पार्टी या इसके द्वारा संरक्षित लोगों का है जो इनको आपत्ति है। तो पूरा हिंदुस्तान बस यही बात जा जा करके घर घर बता देगा। इसलिए यह निर्णय हो गया है। अब हमने पहले अपना एजेंडा बताया और अपना फैसला बताया। हमारा एजेंडा साफ है, हमारे मूल्य, आदर्श, सिद्धांत, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारा लक्ष्य साफ साफ है कि जो देश को इंसाफ नहीं देंगे हम उनको माफ। भाई बहनों, गांव गांव घर घर जाके बताना कि राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में इस पार्टी को आपत्ति इसलिए है, लगता है सारा कल धन इन्होंने बाहर छिपाया हुआ है। अब ये लगता नहीं, ये अब मात्र अनुमान नहीं, इन्होंने खुद साबित कर दिया है या प्रमाणित कर दिया है, नहीं तो इनको आपत्ति क्यों होती? अब यह मात्र आरोप नहीं, इन्होंने खुद अपने आचरण से प्रमाणित कर दिया, सत्यापित कर दिया है। दूसरी बात, हमने कहा मॉरिशस रूट से आए करीब 10 लाख करोड़ रुपए और जो विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर आए टोटल करीब 20 लाख करोड़ रुपए, इसके जो वास्तविक मालिक हैं उनका नाम बताने का एक प्रावधान कर दीजिए कानूनन। तो भाई बहनों, ये करीब 20 लाख करोड़, कितना? इससे सारे इन काले धन के चोरों के खजाने की चाबी मिल सकती है। जो बाहर से काला धन आए ना, इसके मैनेजर्स का तो पता लगता है, डायरेक्टर्स का तो पता लगता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इनके डायरेक्टर कौन है, लेकिन मालिकों का पता, तो इनको मालिकों के नाम बताने में आपत्ति होनी चाहिए। आपके पास में 10-20 लाख भी रुपए होता है तो आपसे पूछा जाता है ये आया कहां से, इसका स्रोत क्या है? 20 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में आ गया, लेकिन मालिक बताने के लिए तैयार। लगता है एफडीआई के माध्यम से जो पैसा आया है करीब 20 लाख करोड़ रुपए काले धन को सफेद करके लेके आए हैं। मैंने पहले कहा था 60 से 80% इसमें काला धन है, प्रमाण के साथ कहा था। इसके ऊपर पूरी रिसर्च किए हैं जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने। लगता है कांग्रेस पार्टी को आपत्ति
एफडीआई के मालिकों के नाम बताने में इसलिए है कि वो नाम खुल गए तो ये खुद या इनके द्वारा पोषित लोग बेनकाब हो जाएंगे। और यदि एफडीआई के वास्तविक मालिकों का नाम पता लगता है तो देश के बाहर जो इलीगल मनी, इलीगल एसेट्स और देश के अंदर जो इलीगल मनी, इलीगल एसेट्स जो करीब 400 लाख करोड़ रुपए का, उसका सारा हिसाब किताब मिल जाएगा। भ्रष्टाचार के बारे में, काला धन के बारे में, ये दोनों एक दूसरे के पूरक, एक सिक्के के दो पहलू। तीसरी बात हमने काले धन के बारे में कही कि सरकार के पास करीब 50,000 से ज्यादा सूचनाएं और खातेदारों के नाम हैं। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने पता लगा लिया है, लेकिन सरकार उन काले धन वालों का नाम बताने के लिए तैयार। तो सरकार उन काले धन वालों को क्यों बचा रही है? वो जो करीब 50,000 लोगों के नाम केंद्र सरकार के पास हैं, या तो बताना चाहिए, नहीं तो हिंदुस्तान यहां रामलीला मैदान से आज ये मानने के लिए विवश होगा कि वो 50,000 में से ज्यादातर नाम इनकी पार्टी के या इनके खानदान से जुड़े हुए लोगों के। हम कह रहे हैं भाई हमारा नाम है तो कर दो ना सार्वजनिक, आज ही कर दो, अभी यही रामलीला मैदान में। और यदि हमने 1 रुपए भी काला धन जमा किया है तो धन भी ले लो और हमको फांसी पर लटका दो, लेकिन हिंदुस्तान लूटने नहीं देंगे। काले धन के ऊपर अंतिम बात, बोले हमने ट्रीटी की, पूरे हिंदुस्तान को बोलते हमने कार्रवाई की ना, हम बहुत गंभीर हैं। काला धन दिलाने के लिए नहीं, देश को लूटने के लिए बहुत गंभीर हैं, बहुत प्रामाणिक हैं। मई 2012 से पहले जिन्होंने भी विदेशों में काला धन जमा करा लिया, अब उनके नाम आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि सरकार ने ऐसी संधि कर ली है कि मई 2012 से पहले वालों के बारे में आप नाम का भी पता। तो ये संधियां काला धन लाने के लिए की गई है, काला धन वालों को बचाने के लिए और छुपाने के लिए। काला धन वालों को बचाने के लिए संधियां की गई है, तो ये संधि होनी चाहिए, यही संधियां कर दी। आप भ्रष्टाचार के बारे में सुन लो, हमने इतनी बात कही भाई थोड़ा बहुत तुम्हें संशोधन करना है, भगवान कृष्ण को अपना आदर्श मानते हुए कि भाई जैसे भगवान श्री कृष्ण का ना भाई 100 गांव दे दो और भाई इन पांडवों को 5 गांव दे दो। तो हमने कहा भाई चलो तुम सरकारी लोकपाल तो मंजूर नहीं, 99% आम सहमति बना के एक लोकपाल बना दो। बोलो वो भी नहीं बनाएंगे। तो आज इस रामलीला मैदान के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, वो लोकपाल इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि करीब आधी कैबिनेट तो इनकी जेल में जा चुकी है। जिस दिन ये मजबूत लोकपाल बना देंगे, शायद 90% इनकी कैबिनेट जेल में मिलेगी। इसलिए क्या इनसे अपेक्षा की जा सकती है कि ये देश के साथ न्याय करेंगे? तो क्या देश को लूटने वाले, देश को बर्बाद और तबाह करने वाले, जिन्होंने लूटा है जवानों के हिस्से को, लूटा है किसानों को, लूटा है मजदूरों को, श्रमिकों को, लूटा है 121 करोड़ हिंदुस्तानियों के हक को, क्या उनको देश के ऊपर राज करने का अधिकार है? ये कहते हैं हमको वोट मिला इसलिए शासन करेंगे। अच्छा, हम गवर्नमेंट को चुनते हैं माना, और चुनने के बाद अगले दिन वो हिंदुस्तान को नीलाम कर दे तो उनको सत्ता पर बैठने देंगे? कल को पूरा हिंदुस्तान या पाकिस्तान को या अमेरिका को, चीन को सौंप दे तो सौंपने दोगे? क्योंकि ये हिंदुस्तान मात्र किसी राजनीतिक पार्टियों का नहीं, ये हिंदुस्तान किसका है? ये राजनीतिक पार्टी वाले सोचते हैं कि ये लोग रामलीला मैदान में हुंकार भर रहे हैं फिर चुप हो जाएंगे। हम चुप और मौन रह कर के बैठने वाले नहीं हैं। हम उन भगवान राम कृष्ण और आचार्य चाणक्य के वंशज हैं। जब तक तुम्हारी जड़ें नहीं उखाड़ देंगे तब तक लगे रहेंगे, क्योंकि ये पाप की जड़ें हैं। भगवान राम को भी बोल रहे थे ये क्या, क्योंकि वन में वो पीतांबर जो है उसके फकीर के वेश में थे। भगवान श्री कृष्ण बोले गवाला क्या हमारे सत्ता को हिलाएगा? आचार्य चाणक्य एक बदसूरत सा एक आचार्य बोले ये हमको क्या हिलाएगा? उस धनानंद का
अहंकार चकनाचूर हो गया था। मानो तुम में बहुत अहंकार है सत्ता का, लेकिन ये वक्त बताएगा कि तख्त पर अब कौन बैठेगा। जिनको अपने हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, हिंदुस्तानियों से प्यार नहीं है, क्योंकि 400 लाख करोड़ रुपए का कालाधन यदि वापस दिलाते हैं, भ्रष्टाचार मिटाते हैं और ये जल जंगल जमीन भू संपदाएं पूरी अर्थव्यवस्था को एक तरह से कुछ चंद लोगों के हाथों में गुलाम बना दिया है, पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दिया है। यदि ये ना करते तो हिंदुस्तान में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूख, इस गरीबी के लिए, इस महंगाई के लिए, इस भूख के लिए, इस बेरोजगारी के लिए, इस हिंदुस्तान की बदहाली बर्बादी के लिए जो पार्टी जिम्मेदार है, अब उसको शासन करने का अधिकार, जो लोग उस पार्टी को वोट करते हैं। हमारे भी बड़े बुजुर्गों ने गांव में इस पार्टी को वोट किया था, गांव वालों ने बहुतों ने वोट किया था, लेकिन जब जब मैं जहां जहां जाकर के बताता हूं ना, मैं ठीक है, कभी हो सकता है इनमें कुछ अच्छे भी लोग होंगे, अब तो अच्छा एमपी भी हो तो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। मैंने कहा ना, बहुत से एमपी चाहते थे हम इस अभियान में साथ आए, लेकिन ऊपर से बहुत से यूपीए के सहयोगी दल शायद हो सकता है कल तक कुछ आ जाएं, क्योंकि अभी मेरे बीच में यहां रवि महापात्रा जी नवीन पटनायक जी का प्रतिनिधित्व करते हुए बीजेडी की ओर से इस मंच पर इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। एक बार उनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। अरे जोरदार तालियां आपकी। और भाई रवि महापात्रा जी, और आपकी जानकारी के लिए इस आंदोलन में भी करीब 7,000 लोग उड़ीसा से आए हुए हैं। सीएम रमेश जी, चंद्रबाबू नायडू जी ने तेलुगु देशम पार्टी की ओर से उनको भेजा है, वो भी अभी इस मंच पर जल्दी ही आने वाले हैं। और कल तक जो राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन के साथ सहमत हैं, सब आपको इस मंच पर नजर आएंगी। अब जो भ्रष्टाचार, काले धन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लेकर के इस आंदोलन का समर्थन करेंगे और हिंदुस्तान को बचाने के लिए आगे आएंगे, उनको हम साथ में लेकर के चलेंगे। और उनमें भी कहीं और कोई दोष होंगे तो उनको ठीक कर लेंगे वो अपने आप, लेकिन ये कॉमन मिनिमम एजेंडा होगा। हमने कहा था हमारी लड़ाई राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है। हम नैतिक धरातल पर रह करके, आध्यात्मिक धरातल पर रह करके इस सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक लड़ाई को लड़ेंगे, और यही आज हमारी भीषण प्रतिज्ञा और आगे भी रहेगी। और भी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के पुत्र, वो भी इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए जल्दी ही इस मंच पर आएंगे। प्रकाश अंबेडकर जी, हमने सबको बुलाया, सभी। वैसे तो पहले भी कुछ राजनीतिक पार्टियों आगे आई, कुछ ने उसमें बोला बाबा हम आना तो चाहते हैं, लेकिन ये जो पार्टी राज कर रही है वो कहती है बाबा के यहां जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप सोच सकते हो कुछ चंद लोगों ने सत्य का गला घोट करके रख दिया है, अब वो सारी सच्चाई देश के सामने आएगी। अब सीबीआई को स्वायत्त करने में दिक्कत क्या है भाई? चाहे वो सीवीसी है, चाहे कैग है, चाहे मुख्य चुनाव आयोग है या लोकपाल, इन पांचों बड़ी संस्थाओं का प्रमुख यदि निष्पक्ष नियुक्त हो जाए, दो सत्ता पक्ष के, दो विपक्ष के, एक मुख्य न्यायाधीश, तो हिंदुस्तान में 90 से 99% भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। भाई बहनों, ये काम क्यों नहीं करती है फिर ये रूलिंग पार्टी, कांग्रेस पार्टी? उसको लगता है यदि मैंने इन 5 संस्थाओं को के प्रमुखों की नियुक्ति को निष्पक्ष कर दिया तो फिर तो हिंदुस्तान में सब लोग खुशहाली के साथ जीने लग जाएंगे। इनको हिंदुस्तान में खुशहाली नहीं चाहिए, इनको हिंदुस्तान में तरक्की नहीं चाहिए, इनको हिंदुस्तान में विकास नहीं चाहिए। नारा दिया इन्होंने गरीबी हटाओ का, लेकिन गरीबी हटाई नहीं,
गरीबी बढ़ाई, गरीब को ही हटा दिया, गरीब को ही मिटा दिया। हमने कहा पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बना दो, आम आदमी को रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, बिना दाम के कोई काम नहीं होता, तो ये नहीं बनाना चाहते। इसका सीधा सा मतलब क्या है, इनको भ्रष्टाचार को मिटाने में कोई दिलचस्पी, ये खाली भाषण देते हैं, राष्ट्रीय पर्वों पर भी भाषण देते हैं, कहते हैं कि भारत का अपमान पूरी दुनिया में हो रहा है, भ्रष्टाचार के कारण से भारत की गरिमा घट रही है, हमारी जीडीपी कम हो रही है, हमारी ग्रोथ रेट कम हो रही है, हमारा डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट घट रहा है, हमारी जीडीपी घट रही है, हमारा डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारी सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, पूरी दुनिया में भारत की जो करेंसी है, भारत का जो रुपया है उसका अवमूल्यन हो रहा है, पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा गिर रही है। दूसरी तरफ सुशील पहलवान जैसे वो भी हैं जिन्होंने रजत पदक ले लिया है। एक बार पूरे रामलीला मैदान और हिंदुस्तान की ओर से उस भाई को अभिनंदन है। कुछ लोग हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाते हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान का अपमान करते हैं। अभी इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए भाई नरेश गुजराल जी, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री के सुपुत्र हैं, वो भी अपनी पार्टी की ओर से इस आंदोलन का समर्थन करने आने वाले हैं, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। अकाली दल से भाई बहनों, व्यवस्था परिवर्तन के हमने 3 मुद्दे लिए। हमने कहा उच्च और तकनीकी शिक्षा भारतीय भाषा में होनी चाहिए। हमको राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन आर्थिक और सामाजिक आजादी, भाषा की आजादी नहीं मिली। मैं आपसे पूछता हूं, क्या भारत के लोगों को भारतीय भाषाओं में पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए? जापान के लोग किस भाषा में पढ़ते हैं, और जर्मनी के लोग, और फ्रांस के लोग फ्रेंच में, और इटली के लोग, और हिंदुस्तान के लोगों को अंग्रेजी में। अंग्रेज चले गए 65 साल पहले, ये अंग्रेजी क्या कर रही है यहां? हमें अंग्रेजी से आपत्ति नहीं, लेकिन भाषा में प्रथम सम्मान अपनी राष्ट्रभाषा और स्वभाषा का, भारतीय भाषाओं का होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या भारतीय भाषाओं में बीएससी की, एमएससी की, जितनी भी बड़ी उच्च शिक्षाएं, डॉक्टरेट की, इंजीनियरिंग की, ये सारी शिक्षाएं भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए कि नहीं? इसका मतलब इनको स्वभाषा से, स्वदेश से प्रेम। भाई बहनों, यदि भारतीय भाषाओं में शिक्षा व्यवस्था होती तो मजदूर का, किसान का, कारीगर का, गरीब का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन पाता। ये उसको ऊपर नहीं उठने देना चाहते, उसकी भी सत्ता और व्यवस्था में बड़ी भागीदारी होती। आज हम यहां एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा होकर के गांव की गलियों में धूल मिट्टी में खेल करके यदि पहुंचे हैं, तो इन सत्ता पर बैठे लोगों की मेहरबानी से नहीं, भगवान के अनुग्रह और देश के करोड़ों लोगों की प्यार की बदौलत यहां रामलीला मैदान में खड़ा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पीड़ा, जो अपमान, जो संघर्ष मुझे झेलना पड़ा, भारत की आने वाली पीढ़ियों को वो अपमान नहीं झेलना पड़े, और एक हम ऐसा हिंदुस्तान आने वाली भारत की पीढ़ियों को देना चाहते हैं जिसके ऊपर वो गर्व कर सके। अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार देने में इनको आपत्ति है। राष्ट्रीय स्तर पर हमने कहा किसान आयोग बना दो। बोलो, किसानों की भलाई के लिए कोई आयोग होना चाहिए कि नहीं? लैंड एक्विजिशन एक्ट खत्म होना चाहिए कि नहीं? किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं? कहीं बाढ़ में, कहीं सूखे में, कहीं और दूसरे कारणों से उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। बोलो, उन किसानों को आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? इसका मतलब क्यों नहीं दिलाना चाहते? सबके लिए न्याय है, लेकिन किसान के लिए दरवाजे बंद, आदिवासी वनवासी के दरवाजे बंद। इसका मतलब ये हिंदुस्तान के किसान से प्यार नहीं, तो आपत्ति क्या भाई इसमें? अरे 400 लाख करोड़ रुपए में से यदि हमारे प्रधानमंत्री, मैंने प्रभात में कहा था, ईमानदारी दिखाएं, तो मात्र 100 दिन में 100 लाख करोड़ रुपए की बेईमान लोगों से वसूली कर सकते हैं। और 100 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ किसानों के लिए खर्च कर दिए, किसान हिंदुस्तान के माला माल हो जाएंगे। लेकिन ये किसानों को खुशहाल देखना, ये किसानों की तरक्की,
ये वनवासी, आदिवासी, दलित, वाल्मीकि जो कमजोर पिछड़े लोग हैं, उनको खुशहाल देखना ये प्रमाणित हो गया, सत्यापित हो गया है। अब ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, इन्होंने खुद सत्यापित कर दिया ये काम ना करके। हमने कृष्ण नीति से काम लिया है। हम किसी को बदनाम करने नहीं आए, जो खुद ही बदनाम है उनको हम क्या बदनाम करेंगे। भाई बहनों, 65 सालों से इनका कमोबेश राज रहा है, इसलिए इस सारी हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए, बर्बादी तबाही के लिए उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस देश में जो अच्छा हुआ है, इस देश में जो रिसर्च इन्वेंशन हुआ है, ये देश यदि आगे बढ़ा है तो इस हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों की वजह से बढ़ा है, और यदि बर्बाद हुआ है तो इनकी वजह से हुआ है। हमने यदि अग्नि मिसाइल बनाई, हमने परमाणु बम बनाए, हमने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं, तो इनमें खून पसीना हमारा लगा है, मेहनत का पैसा हमारा लगा है। न इनके पास में जब एफिडेविट देते हैं चुनाव लड़ते समय, ना हमारे पास में गाड़ी, ना हमारे पास में घर, ना हमारे पास में रोजगार, ना हमारे पास में अपना मकान। न इनके पास मकान है, मकान हमारे पैसे के बनाए हुए हैं इनके। न इनके पास में गाड़ी, गाड़ी हमारे टैक्स के पैसे से, और पेट्रोल भी इनका घर का सारा खर्चा अपने पैसे से चलता है। और रोजगार भी नहीं है इनके पास, कोई काम भी नहीं है। ऐसे बेरोजगार, बेकार कार वाले नहीं है। फिर भी हम जब मांगते हैं अपना अधिकार, तब हमको ही लताड़ते हैं, हमको ही गुनहगार बताते हैं। हमने कहा 20,000 लाख करोड़ रुपए की जो भू संपदाएं हैं, इनको बचा लो भाई। कितनी बोली? 20,000 लाख करोड़। 20,000 से ज्यादा की 20,000 प्रकार से ज्यादा की भू संपदाएं, जिसमें 90 के करीब ऐसी जिनका व्यवसायिक व्यापार होता है, उनको बचा लो। बोले नहीं बचाएंगे, क्योंकि जल, जंगल, जमीन, भू संपदाएं नीलाम कर दी हैं कुछ चंद लोगों को। 95% भू संपदाएं प्राइवेट सेक्टर को, जिसको मैंने कहा था कॉर्पोरेट करप्शन, ये बहुत खतरनाक है। ये जंग भाई बहनों आसान नहीं है, क्योंकि इस जंग में सारे दुनिया के ताकतवर लोग एक तरफ हैं और एक फकीर एक तरफ खड़ा है। बोलो तुमको अमीरों का साथ देना है या फकीर का? कब तक साथ दोगे? भाई बहनों, हमने फैसला सुना दिया। जो हम इन देश को बचाने वाले, देश को आगे बढ़ाने वाले, देश की तरक्की खुशहाली के जो मुद्दे हैं, जिनसे गरीबी मिटेगी, जिससे भूख मिटेगी, जिससे बेरोजगारी मिटेगी, जिससे महंगाई खत्म होगी, हिंदुस्तान की तरक्की खुशहाली होगी, हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा पूरी जहान में बढ़ेगी। बोलो अब निर्णय क्या है? फैसला आज फैसला होगा और कल फिर जंग होगी। तो हमारा एजेंडा और हमारा, हमने फैसला सुना दिया। हमारा एजेंडा और हमारा पूरे मुद्दे, हमारी मांगे साफ हैं। अब जो इन मुद्दों पर साथ देगा, उसको हम हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठाएंगे, और जो इन मुद्दों पर साथ नहीं देगा और हिंदुस्तान के साथ इंसाफ नहीं करेगा, उसका सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार करेंगे। वो जब आपके गांव में आए, जब आपके जिले में आए, जब आपकी सीमा में घुसे, तभी उनसे पूछो कालाधन क्यों नहीं दिलाते, भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिटाते, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित क्यों नहीं करते? क्या ये तुम्हारे बाप की है? और यदि हम 121 करोड़ हिंदुस्तानियों के हैं तो तुम्हें देना पड़ेगा। चारों तरफ से इनका बहिष्कार। जहां जाए वही हाथों में झंडे लेकर के, हिंसा नहीं करना। देखो भाई, फैसला सुना दिया है। जो इन मुद्दों के साथ नहीं, इसका मतलब वो हिंदुस्तान को इंसाफ, और जो हिंदुस्तान को इंसाफ नहीं देगा उसको हम माफ। जो हिंदुस्तान से प्यार मोहब्बत नहीं करता, उसको, जिसकी नीयत में खोट है, उसको हम वोट। ये घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के प्रचार करना, यही अगला अभियान का चरण है। अब कल से महाक्रांति का जो मैंने संकेत दिया है, अब उस महाक्रांति के लिए, उस महारण के लिए आप में से कितने लोग तैयार हैं?
तो भाई फिर आपको ना एक दिन, अब आज की रात फिर रामलीला मैदान में रहना पड़ेगा। देखो हमने तो पूरा जीवन दे दिया है, आप एक दिन देने के लिए तैयार हैं? अरे दिन तो हो गया, एक रात देने के लिए तैयार हैं? हमने कहा था शांति गीत के साथ साथ यदि हमें क्रांति गीत गाने पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार। तो आज यहां रामलीला मैदान में डटने के लिए, एक रात अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी भारत माता के लिए तप करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? पिछली बार कुछ लोग बोले बाबा आपने हमको रात को क्यों भेज दिया था? अरे हम यहां फकीर होकर के, ये क्या काला धन मुझे चाहिए? किसके लिए मैं वापस लाने की बात कर रहा हूं? आपके लिए और आपकी औलादों के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए। तो हमारे पुलिस वाले देख रहे हैं बाबा इस बार क्या करेगा। तो सुनो रे भाई, सुनो, अब कल से महासंग्राम होगा, महारण होगा, महाक्रांति होगी। लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा ये कल सुबह बता दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो भाई, देखो आप लोग एक बात गौर से सुन लो, हमारे आंदोलन के आदर्श हैं, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है कि यदि देश की जनता के साथ बदसलूकी करेंगे, क्रूरता, हिंसा और नाइंसाफी करेंगे तो अब ये जुल्म चलने वाला। तो आप में से मैं हाथ उठा करके एक नारा लगाता हूं। जयप्रकाश नारायण जी ने नारा दिया था, उस समय भी बहुत क्रूरता की थी, 19 महीने जेल में रख दिया गया था। आप लोगों को यदि जेल में जाना हो मेरे साथ तो कितने लोग तैयार हैं? ये तो पूरे क्रांतिकारी है। वैसे जेल में फायदा है, रोटी की चिंता सरकार ही करेगी। तो मेरे से पूछ रहे थे, बोला बाबा अनशन कहां टूटेगा? मैंने कहा अब तो अनशन जेल में ही टूटेगा भाई। जेल की रोटी खा करके आदमी क्रांतिकारी हो जाता है, जैसा अन्न वैसा। तो ये जेल की रोटी में क्रांति है। श्रद्धेय आचार्य श्री तो क्रांति की, उनके भीतर आग ज्वाला धधक ही रही है। आप सब लोग भी, मैं वापस पूछता हूं, यदि जेल में जाना पड़े अपने हिंदुस्तान के लिए तो कितने लोग तैयार हैं? जरा थोड़ी देर हाथ उठा के रख लो, एक गिन लेंगे हाथ। इतनी तैयारी कर लेना भाई पुलिस वालों। बोले भारत माता की वंदे इंग्लैंड हिंदुस्तान। सुनो, अब बैठो नहीं, अभी नहीं चलना है, खड़े रहो। लेकिन अब जो रामलीला मैदान से जाएगा ना वो कायर कहलाएगा। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, देश को मिलके बचाना पड़ेगा। अरे बड़ा आनंद है। अब अनशन कहां टूटेगा? तैयार है? बोले बाबा अब मजा आया, 3 दिन से तो ठंडा पड़ रहा था मामला। अब भूखों के मुंह पर भी ओज और तेज आ गया। तुम्हें से ताकत कहां से आई?
5-6 किलो तो मैं वैसे ही ओवरवेट नहीं था, 5-6 किलो तो मेरा भी वेट कम हो चुका है, लेकिन कोई परवाह नहीं। जैसे आज धाड़ रहे हैं वैसे ही अंतिम श्वास तक धाड़ेंगे। भाई बहनों, 2-4 बात सुन लो। हमारा आंदोलन का आदर्श अहिंसा, हमारे आंदोलन का आदर्श अहिंसा है। अराजकता हमारा आदर्श अहिंसा और शांतिमयता, ये लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के दिव्य मंत्र हैं। हमारे आंदोलन का आदर्श है अहिंसा और शांतिमयता। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, हमला चाहे जैसा होगा। हाथ हमारे नहीं उठाएगा, या हाथ उठा के बताएंगे, उस समय मत उठाना। हमला चाहे जैसा होगा, हमला चाहे जैसा होगा। ये मीडिया वालों रिकॉर्ड कर लो अभी, फिर कहना, मत कहना कि बाबा जी ने कहा था हाथ उठाने के लिए। शायद पहले रिकॉर्ड ना कर पाए हो तो सुनो भाई, मैंने किसी को हिंसा और अराजकता फैलाने के लिए उकसाया। हमला चाहे जैसा होगा, जहां पुलिस रोके वहां रुक जाना, इसमें क्या दिक्कत है? उनको ये बताना है कि तुम अंधे कानून लगा सके। सुन लो, पुलिस वालों को बोल देना, तुम अंधे कानून लगा करके हमको गिरफ्तार तो कर सकते हो, लेकिन आंदोलन की रफ्तार कम। इसमें क्या दिक्कत है? रुक जाओ। इनके पास इतनी बड़ी जेल होगी तो जेल में रह लेंगे। इस रामलीला मैदान को ही जेल बनाना चाहें तो वो भी हमें स्वीकार है, और जहां ले जाना चाहेंगे वो भी स्वीकार है। लेकिन ये जाना कहां है कल? अपनी मर्जी से कोई कहीं भी, मैं तो ऐसे ही राय ले रहा था। आपको जाना उधर ही है जिधर जाने के लिए मंच से आदेश। और कब जाना है और किसके लिए जाना है और कहां जाना है? मुझे आपकी आवाज सुनाई, इसलिए मैं अपनी बता दूंगा कल। भाई बहनों, सबसे पहले जेल जाने के लिए मैं आगे रहूंगा, उसके बाद आप जिधर मैं जाऊं उधर आप चल पड़ना। इसमें क्या दिक्कत है? आनंद आएगा। हमसे पूछेंगे, भाई आपको जेल में क्यों डाला? मैंने कहा हमसे क्यों, उनसे पूछो। तो भाई बहनों, अब बस तीसरे चरण की रणनीति कल बताएंगे, ठीक है? लेकिन आपने वादा किया है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। सबको मिलके देश को, आपके जीवन की भी एक यादगार होगी। महात्मा गांधी जी सरकार की गलत नीतियों का, अब ये कानून इन्होंने ऐसे बना रखे हैं, आप प्रधानमंत्री से बात ही नहीं कर सकते। महात्मा गांधी से कहा कि तुम ये रोज कानून तोड़ते हो, क्या आपको गिल्टी फील होता है? बोला हाँ, तुम्हारे कानून के अनुसार मैं अपराधी हो सकता हूं, लेकिन भगवान की न्याय व्यवस्था के अनुसार मैं निरपराधी हूं, निर्दोष हूं, देशभक्त हूं। मतलब एक तरफ पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दो, देश को लूटो, और हम बात देश को बचाने की भी करें तो हमको ही गुनहगार बताओ।
भाई बहनों, ये आज की बात थी। कल की मुलाकात कल सुबह होगी, लेकिन तो रात भर जागरण करना है या सोना है? इतने लोगों के लिए सोने के लिए इंतजाम, भजन कीर्तन करो, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। वैसे माता का जागरण तो रोज होता है, आज राष्ट्र जागरण ही कर लेंगे। भारत माता का जागरण, भारत माता का जगराता। अरे जिसको नींद आए बैठे बैठे सो जाना। कल एक ऐतिहासिक दिन होगा और जो राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन के कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों से सहमत हैं, उनके लोगों को आगे हम आज शाम तक बुलाते रहेंगे और शेष दल कल सुबह आएंगे। और इस बार एक खास बात सुन लो, जिसको हराना है एक का तो नाम अभी बता दिया है। और जो वोट भी उनको देते थे ना, उनको जाकर के बताना है कि कितने बड़े गुनहगार हैं इस देश की लूट के लिए, बदहाली के, बर्बादी के लिए। साधारण लोग, गरीब लोग इनको ज्यादा वोट देते हैं। उनके घरों घरों में जाकर के, उनमें मैं भी एक था, हमारे भी बड़े बुजुर्ग इन्हीं को ही वोट देते थे। लेकिन जब हमने अपने बड़े बुजुर्गों से बताया तो उन्होंने को प्रयासित हो रहा था कि हमसे तो बड़ा धोखा हो गया, हमने क्यों उनको वोट दे दिया। तो उन लोगों को जाकर के बताना जो गरीब हैं, दलित हैं, वनवासी, वाल्मीकि, आदिवासी और मुसलमान हैं, कि तुम्हारी गरीबी और बदहाली के लिए यही पार्टी जिम्मेदार और गुनहगार है। ये सोचते हैं बाबा यहां से बोलता है तो हमारा वोट बैंक पर असर नहीं पड़ता है। मुझे भगवान ने न सवर्णों में पैदा किया, न दलितों में, मुझे बीच में पैदा कर दिया, जिससे दोनों तरफ अपनी आवाज पहुंचा सकूं। मैं जाति को नहीं मानता, मैं तो मनुष्य जाति और मानवता, धर्म, राष्ट्र धर्म को ही अपना धर्म मानता हूं। लेकिन अब इनको पता लगेगा कि ये हिंदुस्तान में जब कोई क्रांति होती है तो उसका असर कहां कहां तक होता है। बोले आंदोलन का असर और ताकत क्या है? 5 राज्यों में पहले दिखा दी थी हमने ताकत, वहां खून पसीना बहाया था हमने। चाहे वो उत्तर प्रदेश था, चाहे गोवा था, पंजाब था या दिल्ली थी। उत्तराखंड में थोड़ी एक दूसरी पार्टी ने चूक की तो वो उनका फल उनको मिल गया। आगे इसको भी व्यवस्थित किया जाएगा। पिछली बार हमने बताया था जो बड़े गुनहगार हैं, लूट के लिए जिम्मेदार हैं, पहले उनको हराओ। अगली बार का जब लोकसभा चुनाव, ये इंतजार मत कीजिए कि 2014 तक ये पहुंच पाएंगे। तो जिन्होंने महात्मा गांधी के सपनों को नीलाम कर दिया, महात्मा गांधी की राजनीतिक विरासत को, स्वदेशी की विरासत को रौंद के रख दिया, बोलो वो देश के लिए, लूट के लिए, देश की बदहाली के, बर्बादी के लिए गुनहगार है या नहीं? क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? वो कहते हैं इनको गुस्सा क्यों नहीं आता। मैंने कहा इनको जो गुस्सा आता है ना, अब वो आपको अगले लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। इनको अंधा गुस्सा आता है, इनको ऐसा गुस्सा आता है वक्त आने पर ये चोट करते हैं, वक्त से पहले नहीं। ये वोट की चोट करेंगे। और इस बार हम जिसको हराना है, यूपीए के दूसरे दलों को मौका दे रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव से पहले तक उनके और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस राजनीतिक पार्टी ने उनको भी जो है दरअसल ब्लैकमेलिंग किया हुआ है। यूपीए के कुछ दलों को ब्लैकमेलिंग किया हुआ है, इसलिए वो चाहते हुए भी बहुत से यहां नहीं आ पा रहे। बोले बाबा जी उस पार्टी के हम साथ में क्या करें, इसलिए हम किसी के साथ में भी अभी जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हम लोकसभा चुनाव तक इंतजार करेंगे और जो इस राजनीति के डूबते हुए
जहाज पर सवार होंगे वो भी अपने आप ही डूब जाएंगे। तो इस बार किसको हराना है वो भी बताएंगे और किसको जिताना है वो भी, और उसको बताएंगे नहीं, उसको जिताएंगे। जिसको हराना है उसको हराएंगे और जिसको जिताना है उसको। लेकिन हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ, निस्वार्थ निष्काम भाव से इस काम को तरकीब से करना है। इसके लिए एक तरफ जनता खड़ी होनी चाहिए, दूसरी तरफ कार्यकर्ता खड़े होने चाहिए। आंदोलन के 3 चरण मैंने बताए थे। एक तरफ जन जागरण, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाए क्रांति के लिए, बदलाव के लिए, बगावत के लिए। फिर वो दूसरा चरण होता सत्ता का चरित्र बदल पाए। फिर तीसरा चरण होता व्यवस्था का परिवर्तन बदल पाए। भाई बहनों, आज तक दुनिया में जितनी बड़ी क्रांतियां हुई हैं उसके लिए कीमत चुकानी पड़ी है। आप लोग इस बदलाव और क्रांति के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? देश के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? और अपना हक कभी भी मांगने से नहीं मिलता। अपने हक के लिए खुद संघर्ष करना पड़ता है। और हमें हमारा हक ये कुछ राजनीतिक पार्टियां नहीं देंगी जिनको इन बड़े मुद्दों पर प्यार नहीं है। अब उन राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर के जो हमारे मुद्दों के साथ सहमत हैं, हम सब मिलकर के संगठित होकर के लड़ेंगे और अपना हक लेकर के रहेंगे। अपना हक लेकर के रहेंगे। तो एक तरफ अब इसके लिए जो पहले तो करोड़ों जनता को हमने खड़ा किया था, अब जनताओं को भी खड़ा करेंगे, सात्विक कार्यकर्ताओं को भी खड़ा करेंगे। और ये अब नया चक्रव्यूह शुरू होगा इस भ्रष्टाचारियों के कुचक्र को तोड़ने के लिए। अब ये सीधी कार्रवाई होगी। भाई बहनों, आपका जोश और जुनून देख करके, दाएं बाएं आगे पीछे आपके हाथों में तिरंगा देख करके लगता है अब इस हिंदुस्तान का कोई भी बाल बांका, अब ये भारत दोबारा से विश्व की आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति, भारत परम वैभवशाली, भारत पुनः विश्व का नेतृत्व, फिर रुपए डॉलर पाउंड की कीमत बराबर, फिर भारत की आर्थिक शक्ति पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, फिर भारत का चरित्र दुनिया में सबसे पवित्र। आज भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में गिरा के रख दी है। भाई बहनों, बस यही कुछ मुझे बातें कहनी थी। और हमारे भाई आजाद जी, जिनको आप सुबह सुन रहे थे, अब ये रामलीला मैदान में जितने लोग हैं इतने ही नहीं, अभी तो हजारों लोग अपने घरों से और चल पड़े हैं। उनका भी अभिनंदन है। तो बोलो, अकेले अकेले जंग लड़नी है या पूरे परिवार के साथ? तो भाई, जब तुम्हारे घर में कोई शादी, कोई उत्सव होता है तो अकेले अकेले उसमें उत्सव मनाते हो या मिलकर के? तो आज अपने सब रिश्तेदारों को फोन करो, अभी डायल करो नंबर, अपने सब रिश्तेदारों को मिलाना, क्योंकि राष्ट्र के उत्सव से बड़ा कोई उत्सव। अपने सब रिश्तेदारों को बुलाओ, अपने सब वारे प्यारों को बुलाओ, क्योंकि कल देश के लिए एक बड़ा उत्सव होने वाला है। तो बोलो, सब तैयार हैं? तो अब थोड़ी देर में आप लोग बातें भी सुनते रहना और फोन घुमाते रहना। एक एक को मिलकर के कितना होना है? 100 हो जाना, ज्यादा नहीं। कितने? अरे जब घर में ब्याह होता है तो 500-1000 लोग तो रसगुल्ले जलेबी खाने के लिए आए जाते हैं ना। तो भाई कल दावत होगी देश के नाम। तो भाई बोले किसके लिए बुला रहे हैं? बोले भाई दावत के लिए बुला रहे हैं, आ जाओ। तो यहाँ जो नजदीक के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली आदि के, अब तैयारी कर लो, कमर कस लो, हो जाओ तैयार साथियों। अगर देश के काम न आए तो जीवन,
तो जागने का वक्त आ गया। दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ, जागने का वक्त आ गया। गाएंगे आप? तो बैठ क्यों गए, खड़े होके गाओ। और जो टीवी पर देख रहे हैं उनसे भी मैं आह्वान करता हूं, अब वक्त आ गया, घरों से बाहर निकलो देश को बचाने के लिए। जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया, हाँ जागने का वक्त आ गया है, जागने का वक्त आ गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, 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 जागने का वक्त आ गया है, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। इस आंदोलन में सब जाति वर्ग मजहब के लोगों ने, चाहे वो गुरुकुलों से और आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं, आजादी की पहली लड़ाई जिसको सन्यासी विद्रोह का नाम दिया, उसका नेतृत्व महर्षि दयानंद ने किया। आजादी की दूसरी लड़ाई और यह आजादी की तीसरी लड़ाई में भी आर्य समाज, गुरुकुलों, सनातन धर्म, गुरुद्वारा, सिख समाज और हमारे मुस्लिम समाज, एक बार सबके लिए अभिनंदन जिन्होंने इस आंदोलन के लिए सहयोग दिया है। अभी तो पूर्णाहुति नहीं है, ये आज तो जो दिल में प्यार है उसको व्यक्त किया। आगे बढ़ते हुए खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, जो झकोर कर जगा गया, जगा गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुकी, मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुकी, काल की कराल शक्ति से जिंदगी कभी नहीं रुकी, काल की कराल शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी। जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, मौत को वही झुका गया, झुका गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया, और जागने का वक्त आ गया।
सरहदों की वो पहाड़ियां झांक कर हमें निहारती, सरहदों की वो पहाड़ियां झांक कर हमें निहारती। लो सुनो वहां की घाटियां गूंजती हमें पुकारती, लो सुनो वहां की घाटियां गूंजती हमें पुकारती। अरे इंच इंच भूमि हम स्वदेश के बचाएंगे, इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे, इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे, इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे। कफन बांध कर ये प्रण लिया, ये प्रण लिया, जागने का वक्त आ गया, 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 ओ जागने का वक्त आ गया, 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 ओ जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। जिस दिन के लिए इस देश की माएं गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय आ गया है। जिस दिन के लिए इस देश की माएं गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय आ गया। मालिकों से कष्ट उठाए, मालिकों से कष्ट उठाए, अपना दूध पिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। ओ जिसके लिए इस देश की माएं गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। देशवासियों, ओ देशवासियों, कहती है देखो माँ पुकार के, माँ पुकार के, ओ नहीं न जाए कोई सर से दुपट्टे को उतार के, जाए कोई सर से दुपट्टे को उतार के। अरे पुत्र भी अपना फर्ज निभाए, पुत्र भी अपना फर्ज निभाए, माँ की लाड बचाए, समय